हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कैलाश शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों मैं कैपेसिटर के वन ऑफ द मोस्ट रिलीवेंट 10 पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं। ये 10 के 10 पीवाईक्यूज आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में चार चांद लगाने का काम करेंगे बच्चों। कितने चांद हो गए अभी तक? क्योंकि हम हर वीडियो में चार चांद लगाते हुए आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे चांद आपके पास ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके होंगे। चलिए बच्चों, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के क्या है बच्चों, हमारे 10 क्वेश्चन जिनको जो पीवाईक्यूज हैं और उनको हम आज सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है। इसका डायग्राम बच्चों मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा टाइम लगता है। A parallel plate capacitor of the capacitance 90 picofarad is connected to a battery of 20 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसको इन्होंने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ओके, और उसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा था? 90 पिकोफैराड, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पहले नहीं थी बच्चों ना। अब इन्होंने क्या कर दिया कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू, ये के इक्वल टू 5/3 का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें मटेरियल फिल कर दिया, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज विल बी। पहली बात तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है ना बच्चों, ये गलत वर्ड है। यहाँ पे होना चाहिए बाउंड चार्ज। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो सरफेसेस पे चार्ज आता है ना बच्चों, वो बाउंड चार्ज होता है, वो इंड्यूस नहीं होता। कंडक्टर के केस में इंड्यूस चार्ज बोल सकते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के जाते हैं, सरफेसेस पे आ जाते हैं, वो ये चार्ज फ्री चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों जेई मेन वालों का, कि उन्होंने इंड्यूस चार्ज बोला है, बाउंड चार्ज बोलना चाहिए ना। डाइलेक्ट्रिक की स्लैब जो होती है ना बच्चों, उसके सरफेस पे जो चार्ज आता है वो बाउंड चार्ज होता है। ओके, मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को और आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बाउंड चार्ज मतलब दैट इज नॉट अ फ्री चार्ज। क्यों नहीं है फ्री चार्ज, इसको पढ़िए समझिए। जब भी आप डाइलेक्ट्रिक के लेक्चर देखो तो उसमें इस चीज को ढूंढना कि बाउंड चार्ज क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। तो देखो पहले जो कैपेसिटेंस था ना वो 90 पिकोफैराड था, 90 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर था, ठीक है। अब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 90 इंटू 5/3 के बराबर, मतलब ये 150 पिकोफैराड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों नया कैपेसिटेंस। अब नया कैपेसिटेंस हो गया तो इस पर जो चार्ज आएगा ना बच्चों, जो चार्ज आएगा वो आएगा C इंटू वी के बराबर, मतलब 150 इंटू 20 पिको कूलॉम के बराबर, ठीक है। तो Q की वैल्यू आ जाएगी यहां से बच्चों 3000 आ रहा होगा ना, तो 3 नैनो कूलॉम के बराबर आ जाएगा। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो होगा ना बच्चों वो 3 नैनो कूलॉम के बराबर होगा, ठीक है। ये तो कैपेसिटर पर चार्ज आ गया। बच्चों आपको यहां पे पता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना अंदर, ठीक है, इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे, ई की वैल्यू जो आएगी, ई की वैल्यू जो होती है, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता ना बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक दे रखा है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी बाई के बराबर। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। आप ये कहते हो कि देखिए इसके सरफेस पे माइनस का Q चार्ज आ गया होगा यहाँ पे, और इस वाले सरफेस पे प्लस का Q चार्ज आ गया होगा। तो आप लिखते हो कि इनकी वजह से जो फील्ड आ रहा है उसमें से हम इनका फील्ड माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो सरफेसेस पर बाउंड चार्ज आया होता है ना वो रिजल्टेंट को घटा देता है। मतलब ना, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता वो एयर में आता। डाइलेक्ट्रिक आ गया तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेसेस पर बाउंड चार्ज आ जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाती है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना बाउंड चार्जेस का, वो पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा होता है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आना चाहिए था वो आना चाहिए था Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बाउंड चार्ज का जो फील्ड होगा ना बच्चों वो होगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, सिग्मा बाउंड। लेकिन इन्होंने हमें चार्ज पूछा है, इन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं पूछा, तो हम क्या करेंगे सिग्मा इंटू ए कर देंगे और नीचे भी ए कर देंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास वो जो सरफेस पे जो चार्ज आ रहा होगा ना, बाउंड चार्ज जो आ रहा होगा वो Q आ गया हमारे पास ना, सिग्मा इंटू ए जो होगा ना, ये हमारे पास वो चार्ज हो गया जो इसके सरफेस पे आ रहा होगा जो हमें इन्होंने पूछा है, ये बनेगा बच्चों। तो हम बेसिकली किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से लिख सकते हैं। जो वैक्यूम में आता दैट डिवाइडेड बाई के कर दो, या फिर जो वैक्यूम में आया है उसमें से जो चार्जेस बाउंड चार्जेस आए हैं उनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको माइनस कर दो, दोनों फील्ड बराबर होने चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड ये होता, उसी चीज को मैंने दोबारा दूसरी तरीके से लिखा कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो फील्ड यहाँ पे ये होता। इस डाइलेक्ट्रिक ने अपना एक फील्ड आया है डाइलेक्ट्रिक का अपने अंदर, उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट फील्ड आ जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये तरीका होता है करने का। मुझे Q की वैल्यू पता करनी है, ए एप्सिलॉन नॉट बच्चों में उड़ा दूंगा, ये उड़ा दिया मैंने। कैपिटल Q मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे स्मॉल Q की वैल्यू पता करनी है, तो स्मॉल Q की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो Q माइनस का Q डिवाइड बाई K के बराबर आ जाएगी,
के की वैल्यू बच्चों 5/3 पुट कर दो तो ये 3/5 हो जाएगा, मतलब 2q डिवाइडेड बाई 5 के बराबर हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हमें पता है बच्चों 3 नैनो कूलम के बराबर थी, दैट डिवाइड बाई 5, तो ये 6 नैनो कूलम डिवाइड बाई 5 मतलब 1.2 नैनो कूलम के बराबर आ जाएगा बच्चों। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अमेजिंग सा एक प्रश्न था बच्चों, मतलब बहुत ही, ये लग रहा है जेई मेन का क्वेश्चन है किसी भी मायने से। जेई मेन क्या, जेई एडवांस क्या, ये क्वेश्चन जो एडवांस के लिए भी पूछा जा सकता था। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, जो अगर डाइलेक्ट्रिक में जो बच्चा जरा सा भी डगमगा रहा होगा ना, वो बच्चा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। ये बच्चों जेई मेन 2018 का क्वेश्चन था। तो अब आपको यहाँ पे बच्चों बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि यार मेरे को ये कॉन्सेप्ट सीखना है, मतलब ना ये बाउंड चार्ज क्या होता है, ये जो सर ने ये फॉर्मूला लगाया क्या ये मेरे को ही नहीं आता या बाद बाकी किसी को नहीं आता होता है ना। ये सब चीजें आपको समझनी है बच्चों ना। ये अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आए मतलब आपको आता ही नहीं है, मतलब ना डाइलेक्ट्रिक वाला फंडा जो है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसका 1.2 नैनो कूलम आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, जेई मेन ऑनलाइन 2018 में आया था ये, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो इज। यहाँ पे बच्चों बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। कई बार मैंने देखा है कि वैसे तो इक्विवेलेंट वाले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन मैंने बच्चों को सफर करते हुए देखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्वेश्चन के थ्रू उन बच्चों का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए। बच्चों जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो ना, इस वाले क्वेश्चन को करने का एक सबसे सही तरीका होता है उनको सर्किट को रीड्रॉ कर लो। देखो ए और बी तो मार्क कर ही रखे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट सी मार्क कर देना। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ लगा हुआ नहीं है तो इसको भी सी बोल देना। अब यहाँ पे मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ तो इस पॉइंट को मैं डी बोल दूंगा, इसको भी बच्चों मैं डी बोल दूंगा, ये भी डी कहलाएगा, ठीक है, ये डी हो गया। ये भी बच्चों डी कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ नहीं है। बाद बाकी ये वाला पॉइंट तो बच्चों बी कहलाएगा और ये वाला पॉइंट भी डी कहलाएगा, ठीक है। अब एक काम करो बच्चों, सर्किट को रीड्रॉ करो। ए पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पे एक पॉइंट बच्चों बी मार्क कर लो, ए के पास में बच्चों सी पॉइंट मार्क कर लो। मैंने कहा ठीक है सी मार्क कर लेते हैं। ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा देते हैं, वही लो, ए और सी के बीच में 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। देखो ये वाला भी सी और डी के बीच में, ये वाला भी सी और डी के बीच में, ये वाला भी सी और डी के बीच में। तीनों पैरेलल में होंगे या नहीं होंगे ये? यस, तो 5 और 5 और 2 12, तो इनका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा ना बच्चों 12 एक के साथ ही लगा दो, अलग अलग मत लगाओ, ठीक है। उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हो गया, तीनों कैपेसिटर कवर हो गए, ये वाला हो गया। डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, मतलब ये भी दोनों पैरेलल में हो गए, नहीं हो गए ये दोनों, ये वाला और ये वाला। तो 4 और 2 6, एक कैपेसिटर और लगा दो बच्चों, ये डी वाला पॉइंट हो गया, 6 माइक्रोफेराड एक और लगा दिया। तो बच्चों इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये 6 और 6 का 3 आ जाएगा और 12 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन बना दो तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा ना बच्चों 3 × 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 12, तो ऊपर 36 आ रहा होगा, नीचे 15 आ रहा होगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 5 ये आ जाएगा 2.4 माइक्रोफेराड के बराबर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा बच्चों ना सी इक्विवेलेंट का ना 2.4 माइक्रोफेराड के बराबर। डी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ही कराना था मुझे, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं कराना था, बड़े आराम से बच्चों इससे आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। जेईई मेन ऑनलाइन 2018 में एक और क्वेश्चन आया था बच्चों। अच्छा, 2019 से बच्चों ये मल्टीपल पेपर आना स्टार्ट हुए थे, उससे पहले तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन का सिंगल ही पेपर होता था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन वाले ज्यादा क्वेश्चन है। A parallel plate capacitor with area 200 centimeter square and separation between the plate 1.5 centimeter is connected across a battery of EMF V. ठीक है भाई। If the force of attraction between the plate is this, then the value of V is approximately. अच्छा, force of attraction, अगर आपको याद हो तो मैंने जो वीडियोस अपलोड किए ना इसके जो प्रैक्टिस के लिए जो अपलोड किए उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की है बच्चों। अगर इस पर क्यू चार्ज होता है और इस पर माइनस का क्यू चार्ज होता है तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है ना वो Q² डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर लग रहा होता है। क्यों लग रहा होता है ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। Q² डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर फोर्स इनके बीच में लग रहा होता है। Q की वैल्यू बच्चों हमें पता है कि वो C × V के बराबर होती है, तो फोर्स को आप V के टर्म्स में लिख सकते हो क्योंकि इन्होंने V के टर्म्स में बात करने को बोला है हमें ना। तो C² V² डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ओ वाओ, ये बनेगा। और इसकी वैल्यू हमें इन्होंने 25 × 10⁻⁻6 दे रखी है। क्या क्या दे रखा है बच्चों? प्लेट का एरिया दे रखा है, सेपरेशन दे रखा है। ओके, सी की वैल्यू बच्चों वो फॉर्मूला पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, ओके, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 × 10⁻⁻6। एक एप्सिलॉन नॉट ए उड़ा देना, एप्सिलॉन नॉट ए उड़ा दिया मैंने, ठीक है।
ये बन गया बच्चों। ना v की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व कर दो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू डी कितना है बच्चों, सेपरेशन 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 3/2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर में दे रखा था ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यही बहुत गंदी कैलकुलेशन हो जाती है, इंटू एरिया 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻4। ठीक है भाई, ये बन गया बच्चों हमारे पास गंदा गंदा सा एक्सप्रेशन। 10⁻4 से 10⁻4 उड़ा दिया मैंने, मेरा काम उड़ा देने का, उड़ा डाला इसको। ओके अच्छा, इसको करीब करीब 9 मान लेता हूं और इसको 3 का स्क्वायर जो है ना इससे उड़ा देता हूं। ठीक है, आपने कहा सही है सर, उड़ा दो, सब उड़ा दो सर आप तो। बच्चों इसको 100 से उड़ा देता हूं, उड़ा दिया। और क्या क्या बच्चों बच्चों, ये 100 और 10⁻12 और ये 6, तो 10⁻⁻4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वी स्क्वायर बच्चों हमारे पास पता है कितना आ गया, ऊपर 25 है, 10⁻4 भी ऊपर ले जाओ। और क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे कुछ बचा क्या, ये 2 बच गए, 4 बच गए यहाँ पे ना, ये बच गए। ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो v की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, करीब करीब बच्चों 250 वोल्ट के बराबर। कोई ऑप्शन है क्या, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अच्छा तुम देख रहे हो 2019 से, मतलब 20 से पहले वाले, जो कोरोना से पहले वाले क्वेश्चंस में कुछ दम होती थी, थोड़ी सी तो लग रही है ना, ज्यादा नहीं तो। फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेशन अच्छी खासी है इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये हमारा अगेन जेई मेन ऑनलाइन 2018 का एक और क्वेश्चन, बढ़िया सा दिख रहा है भाई, ये तो खूब खतरनाक सा दिख रहा है। बढ़िया सा क्या, खतरनाक सा दिख रहा है। देखते बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अ कैपेसिटर C1 1 माइक्रोफैराडे इज चार्ज्ड अप टू अ वोल्टेज V इक्वल टू 60 वोल्ट। ओके, C1 को आपने 60 वोल्ट तक चार्ज कर लिया, मतलब इस पे 60 माइक्रोकूलम और माइनस का 60 माइक्रोकूलम चार्ज आ चुका होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इसकी 1 माइक्रोफैराडे दे रखी है। नाउ C1 इज डिस्कनेक्टेड टू द बैटरी B थ्रू स्विच कनेक्टेड टू द सर्किट कंसिस्टिंग द 2 अनचार्ज कैपेसिटर। अरे अब इसको इधर कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड दे रखा है, इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड दे रखा है। ठीक है, थ्रू स्विच टू एज शोन इन द फिगर द सम ऑफ द फाइनल चार्जेस ऑन C2 एंड C3। C2 और C3 पे जो फाइनल चार्ज आएंगे बच्चों, उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं बच्चों ना, इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। दोनों सीरीज में लग रहे होंगे बच्चों, ये दोनों सीरीज में लग रहे होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 2 माइक्रोफैराड के बराबर। आप बोलोगे यस सर, 2 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड लगा हुआ है और इनको आपस में आपने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ऐसा ही हो रखा है। आप बोलोगे हाँ सर। इस पर बच्चों कितना चार्ज था, 60 माइक्रोकूलम चार्ज था। एक काम करते हैं बच्चों, इनका भी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, इनकी जगह पे, दोनों की जगह पे एक काम करते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं ए और इस पॉइंट को बोल देते हैं बच्चों बी। तो ए और बी के अक्रॉस क्या बनेगा, ए और बी के अक्रॉस बनेगा यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड। अब आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है, आपने इनको तो सीरीज में कंसीडर किया, ये भी तो उसी सर्किट में लगा हुआ था। भाई हमने पॉइंट कौन से लिए, हमने ये पॉइंट लिए हैं। अगर आप इनको अपना पॉइंट कंसीडर करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों सीरीज में आएंगे। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तो ये पैरेलल में आएंगे ये दोनों। अब इस पे कितना चार्ज था, 60 माइक्रोकूलम, इस पे कितना था 0, तो मतलब इस वाली प्लेट में कितना आएगा बच्चों, 60 माइक्रोकूलम, और इस पे आएगा माइनस का 60 माइक्रोकूलम। तो कोई मुझे बता सकता है यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो V की वैल्यू बच्चों 60 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आएगी, मतलब 20 वोल्ट के बराबर आएगी। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 20 वोल्ट के बराबर है। ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बच्चों, ये 20 वोल्ट के बराबर है। तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, 40 माइक्रोकूलम। यहाँ पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, 40 माइक्रोकूलम। मतलब इस ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, तो तुम्हें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम आता है। तो यहाँ पे आ रहा होगा 40 माइक्रोकूलम माइनस का 40 माइक्रोकूलम प्लस का 40 माइक्रोकूलम माइनस का 40 माइक्रोकूलम, ये ऐसे करके बच्चों चार्जेस आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने बोला है ना कि स्विच द सम ऑफ द फाइनल चार्जेस ऑन C2 एंड C3, तो फाइनल चार्जेस ऑन C2 एंड C3 तो बच्चों 40 प्लस 40 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 80 का है ही नहीं। तो इसमें थोड़ी सी इन्होंने गलती कर दी, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने थोड़ी सी गलती, पता है क्या कर दी, उन्होंने कहा कि इनका जो इक्विवेलेंट होगा ना, मतलब सम ऑफ द फाइनल चार्जेस ऑन C2 एंड C3, ये लैंग्वेज गलत है। इन्हें बोलना चाहिए था कि जो इक्विवेलेंट होगा C2 और C3 का, उस पर कितना चार्ज आएगा। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ना 2 माइक्रोफैराड है, उस पर जो चार्ज आ रहा होगा वो 40 माइक्रोकूलम आ रहा होगा,
मैं बस इस वाले को आंसर करके आ जाऊंगा। अब बाद में उन्होंने सही किया था या गलत किया था, ये तो मेरे पास इसका डेटा नहीं है कि उन्होंने बोनस किया था नहीं किया था, लेकिन इन चार ऑप्शन में 80 वाला होता और तब वो 40 वाला देते ना, तो फिर भी कंफ्यूजन होता। 80 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं 40 वाला ही इसमें टिक करके आऊंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रखा है। A parallel plate capacitor with a square plate is filled with the four dielectric of the dielectric constant K1, K2, K3, K4 arranged as shown in the figure. The effective dielectric constant K will be। बच्चों ये बोनस हुआ था है ना, जहां तक मुझे याद है शायद बोनस हुआ था क्योंकि इसका आंसर उन्होंने गलत दिया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे ना, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बच्चों ये दोनों प्लेट दे रखी है, यहाँ पे K1, K2, K3, K4 ये डायलेक्ट्रिक दे रखे हैं। बच्चों इसका जो एनटी वालों ने जो सॉल्यूशन दिया था ना, वो ऐसे मान के दिया था कि इन दोनों कैपेसिटर को उन्होंने इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया, फिर इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, ये गलत तरीका है, ये गलत मेथड है। मुझे ये पता है कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का। तो इसका जो सही तरीका है बच्चों वो बनेगा, हम ऊपर वाले दो कैपेसिटर बनाएंगे और नीचे वाले भी दो कैपेसिटर बनाएंगे, उन दोनों के इक्विवेलेंट को हम पैरेलल में लगाएंगे। ये बनेगा बच्चों ना इनका जो सही तरीका बनेगा। अगर मैं इस कैपेसिटेंस को लिखूं तो ये बनेगा बच्चों K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2 D डिवाइडेड बाई 2, तो वो D/2 और A/2 आ रहा होगा ना, वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, K4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आएगा ना बच्चों, C इक्विवेलेंट, वो आएगा ऊपर वालों का बच्चों K1 प्लस का K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, K1 प्लस का K2, ये ऊपर वालों का इक्विवेलेंट आएगा। उसमें बच्चों नीचे वालों का इक्विवेलेंट ऐड कर देना, क्योंकि ये और ये पैरेलल में लगे हुए, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होते हैं। K3 K4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, K3 प्लस का K4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो, द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्होंने पूछा था, मतलब हमने इन प्लेट के बीच में अगर एक ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया होता, मान लो के वाला फिल किया होता, तो ए एरिया में आपने डी विड्थ में आपने एक ही डाइलेक्ट्रिक फिल किया होता, तो उसका कैपेसिटेंस ही होता। तो बस ये के इफेक्टिव हमसे पूछा था, एप्सिलॉन ए ये कट जाएगा। तो बच्चों जो के इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से, तो के इफेक्टिव की वैल्यू आएगी K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस का K2। ठीक है, और प्लस का K3 K4 डिवाइडेड बाई K3 प्लस का K4, ये आ जाएंगे बच्चों हमारे पास के इफेक्टिव, जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया, उन्होंने तो कुछ और दे रखा था, और इसका बच्चों मैंने डी ऑप्शन इसका करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ये वाला गलत है बच्चों ना, ये वाला मेथड गलत है। हमें नहीं पता ना बच्चों यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, ये कोई कंडक्टर थोड़ी है। हाँ, मुझे ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप होगा प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप होगा, वो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप प्लस यहाँ से यहाँ तक के ड्रॉप के बराबर होगा, क्योंकि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। इस प्लेट से उस प्लेट तक, इस प्लेट से उस प्लेट तक पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा। ठीक है, ऐसे करके बच्चों के इफेक्टिव इसका जो सही आंसर होना चाहिए था बच्चों, दैट शुड बी दिस, बट बाद में इन्होंने सही करना चालू कर दिया था। तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, a parallel plate capacitor having the capacitance 12 picofarad is charged by a battery of potential difference 10 volt between its plate। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने में मजा तो बहुत आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चंस में दम भी है थोड़ा सा ना। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 12 पिकोफैराड का है बच्चों, और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट के बराबर दे रखा है उसकी प्लेट्स के बीच में। द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड अ पोर्सलेन slab of dielectric constant 6.5 is slipped between the plate. The work done by the capacitor on the slab will be okay। सो बच्चों यहाँ पे कैपेसिटर है और आपने उसको क्या कर रखा है, चार्ज कर दिया और बैटरी को फिर हटा लिया। देखो ना, द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। तो इस पे जो चार्ज आ रखा होगा 120 पिको कूलम और 120 पिको कूलम आ रखा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस 12 पिको फैराड था, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो चार्ज बच्चों हमारे पास इतना आ जाएगा। ओके, ये ऐसा था। तो इसकी कुछ एनर्जी होगी बच्चों, इनिशियल एनर्जी ना, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों इसकी, या तो हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, C0 इंटू वी का स्क्वायर, तो हाफ C0 बच्चों हो जाएगा 12 के बराबर और ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगी बच्चों 600 पिको जूल के बराबर।
ओके, इतनी एनर्जी थी बच्चों ने इसके पास। अब इन्होंने क्या कर दिया बच्चों कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। ओके, डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है? 6.5 के बराबर। आपको पता है बच्चों इसका कैपेसिटेंस जो है बदल जाएगा और वो 6.5 सी नॉट के बराबर हो जाएगा। चार्ज बच्चों उतना ही रहेगा क्योंकि अभी बाहर सर्किट कनेक्ट नहीं हो रखा है ना, तो चार्ज उतना ही रहेगा। तो अब इसकी जो फाइनल एनर्जी होगी ना बच्चों, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है वर्क पूछा है, तो मैं फाइनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मैं फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला ना बच्चों क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c लगाऊंगा। क्यू मतलब 120 इंटू 120, ये पिको फैराड था, दैट डिवाइड बाई 2 इंटू 6.5 इंटू सी कितना है बच्चों यहाँ पे? पुराना वाला जो दे रखा था 12। ओके, तो ये आ गया बच्चों मेरे पास जो बाद वाली एनर्जी होगी ना, ये 10 आ जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 1200 डिवाइड बाई 13 पिको जूल के बराबर। 1200 डिवाइड बाई 13 पिको जूल के बराबर आ गई। तो ये करीब करीब 100 से कम हो गई एनर्जी ना, टोटल एनर्जी 100 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो कितनी हो गई है, 13 नमा 117, 30, 13 दूनी 26, करीब करीब बच्चों 92 पिको जूल के बराबर हो चुकी है। 92 पिको जूल के बराबर हो चुकी है बच्चों। हम इसमें लिखते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाई बैटरी। ये मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। तो बच्चों यहाँ पे कोई सर्किट है, कोई करंट वगैरह फ्लो कर रहा है नहीं, तो हीट वगैरह यहाँ पे कोई डेसिपेट नहीं होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं, बैटरी है कोई नहीं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो होगा ना बच्चों वो हमारा डेल्टा यू के बराबर होगा। ठीक है, मतलब यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल के बराबर होगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो ना तो माइनस का 508 पिको जूल के बराबर आ जाएगा। तो वैसे वर्क डन बाई जो होना चाहिए ना नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव दिया ही नहीं है, तो मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे होंगे, दैट्स वाई सी ऑप्शन हम जो इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, 508 पिको जूल के बराबर हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ हो नहीं रहा होता है बच्चों, जिनमें भी बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना बच्चों, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला फॉर्मूला लगाते हैं उसकी एनर्जी लिखने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ, यहाँ पे 10 माइक्रोफेराडे था बच्चों ना, 10 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज माइनस का 30 माइक्रो कूलम। द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज, इसके राइट साइड वाले में पूछ रहे हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बच्चों इसके हिसाब से सॉल्व कर दे रहा हूं कि 10 माइक्रोफेराडे अगर यहाँ पे होता तो उसका क्या आंसर बनेगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे 10 माइक्रोफेराड वाले की लेफ्ट प्लेट पे माइनस का 30 माइक्रोकूलम चार्ज बोल रहे हैं, तो इधर वाले पे बच्चों प्लस का 30 माइक्रोकूलम होगा। अगर यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड आ गया ना तो बच्चों कहानी शायद बदल जाएगी। एक काम करते हैं, देखते हैं इसको ना, इस वाली पे बच्चों इन्होंने पूछा है कि द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफेराड जो कैपेसिटर है उसकी राइट प्लेट पे चार्ज पूछा है। तो एक काम करते हैं, इसको बोल देता हूँ मैं Q1 और इसको बोल देता हूँ बच्चों Q2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का Q2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का Q1। अच्छा देखो एक चीज और ध्यान रखना, 30 माइनस का Q1 माइनस का Q2 ये 0 के बराबर होना चाहिए भाई। ये वाला यहाँ पे इनका नेट चार्ज 0 होना चाहिए ना, इसका कुछ नहीं दे रखा है तो, है ना, इनका नेट चार्ज 0 होना चाहिए। यहाँ से जो निकल के गया होगा वही इन दोनों पे आया होगा, है ना, या इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आया वो यहाँ से निकल के आया होगा। तो पहले तो बच्चों मेरे पास Q1 प्लस का Q2 की वैल्यू 30 आ गई, 30 माइक्रो कूलम के बराबर। मैं सॉल्व इसके हिसाब से कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, शायद इसका क्वेश्चन में कुछ गलती है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, कुछ और दे रखा हो इसका ना, मैं इसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। अब बच्चों मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो Q1 डिवाइड बाई 6 जो होगा ना बच्चों वो Q2 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर होगा। तो Q2 जो आएगा ना बच्चों वो 2Q1 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। ले जाकर रख दो बच्चों यहाँ पे, तो Q2 की जगह 2Q1 डिवाइड बाई 3 रख दोगे तो 5Q1 डिवाइडेड बाई 3 ये बच्चों 30 के बराबर आ जाएगा। Q1 की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों 18 माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगी। 18 माइक्रो कूलम के बराबर बच्चों डी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे बच्चों इन्होंने 2 माइक्रो फेराड वाला दिया होगा ना, अगर यहाँ पे 2 और वो कह रहे होंगे इस पे प्लस का 30 है, तो फिर इस पे माइनस का आएगा, इस पे माइनस का आएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर भी हमारा डी के हिसाब से दे रखा है बच्चों, दैट मीन्स कि हमने जो माना था वो सही माना है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक और बेहतरीन क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में।
इसको तो बस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस टाइप का इकलौता क्वेश्चन था और मैं भी थोड़े से हमारी प्रैक्टिस वाले में मैं कराता नहीं हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए बच्चों मैंने इसको इस तरीके से रखा है। इन्होंने कहा कि 7 कैपेसिटर्स है, हर एक का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड के बराबर है, टू बी कनेक्टेड इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन एन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द 6 डिवाइडेड बाई 13 माइक्रोफैराड, व्हिच ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर विल अचीव द डिजायर्ड वैल्यू। ओके, तो 16/13 ये करीब करीब 1/2 पहुंच गया, मतलब ना 1/2 के आसपास पहुंच गया, तो इसका 1/4 के करीब पहुंच गया। खैर मैं तो बच्चों देखो, अब मेरे को अभी तो जब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में कोई ऐसा कोई स्पेशल अप्रोच तो अभी नहीं आ रहा है ना, देखने पे तो नहीं आ रहा है एकदम से ना। मैं क्या करूंगा कि मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले लूंगा, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व भी कर लूंगा। जैसे इन दोनों का, इनका हो जाएगा बच्चों 10, पैरेलल में 10 हो जाएगा और इन दोनों का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इनका हो जाएगा बच्चों 6 और 2 ये सारे हो जाएंगे 1/2, तो 1/2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस का 6, ये आ गया बच्चों 6/13 के बराबर, ठीक है। लो बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे चेक करना था, मतलब ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगना था, ऑप्शन से चेक कर लो बच्चों, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इन दोनों का 4 हो जाएगा और इनका 2/5 हो जाएगा, इनका कर लो बच्चों 8/5 डिवाइडेड बाई 22/5, ये कुछ आ रहा होगा 4/11 के करीब ना, कर लोगे इसको। ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इस वाले क्वेश्चन में ना, इस तरीके से सोच लेना था कि ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इन द फिगर शोन आफ्टर द स्विच एस इज टर्न फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, इस स्विच को बच्चों आपने ए से बी की तरफ टर्न कर दिया, इनिशियली ये वाला चार्ज हो रखा होगा। द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटेंस सी एंड द टोटल चार्ज क्यू। ओके, टोटल चार्ज क्या है, कहाँ है टोटल चार्ज? मुझे लग रहा है जो क्यू है ना वो ईसी के बराबर है, ठीक है। टोटल चार्ज जो क्यू है ना वो ईसी के बराबर है। ये कह रहे हैं कि आपने इसको चार्ज किया, फिर आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कर दो भाई, कनेक्ट कर दो। आपको मैंने बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे करना बताया कि इस पॉइंट को ए मान लो और अब यहाँ पर तो ए और बी दे रखे हैं, तो एक्स और वाई मान लो। आपको पता है बच्चों मैं क्या कहता था, एक सिंगल कैपेसिटर मान लेना है यहाँ पे ना एक्स और वाई के बीच में, और वो कितना हो जाएगा बच्चों 4C के बराबर। चार्ज कितना था इस पे बच्चों, ईसी के बराबर, ठीक है, या क्यू चार्ज था यहाँ पे ना। तो कोई मुझे बता सकता है इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी? तो फाइनल एनर्जी बच्चों क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4C के बराबर हो जाएगी। ओके, इनिशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों इसकी? इनिशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C के बराबर थी। तो बच्चों जब आप इसको स्विच को क्लोज कर दोगे तो हीट कितनी डेसिपेट होगी, तो डेल्टा एच जो होगा ना वो यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ज्यादा रही होगी, बाद वाली कम हो गई होगी, डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा एच कम्स आउट टू बी दिस, दिस माइनस का दिस, तो ये 8 है तो 3 क्यू डिवाइड बाई 8C के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं था। आप बोलोगे सर ये कहाँ से लिखा आपने डेल्टा एच? आपको पता है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एच होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हो नहीं रहा है, बैटरी कोई है नहीं यहाँ पे, एक्सटर्नल कोई वर्क कर नहीं रहा है, तो डेल्टा एच जो होगा ना माइनस टाइम्स डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा एच जो है ना बच्चों, अब इसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे, लेकिन एक माइनस बाहर है, तो ये यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल के बराबर हो जाता है, ठीक है। डेल्टा एच बच्चों इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। डन, इजी क्वेश्चन था 2019 जेई मेन, पर मतलब क्वेश्चंस अच्छे हैं इसके ना, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना आपको, क्वेश्चंस का लेवल है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इन द सर्किट शोन फाइंड सी इफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज टू बी 0.5 माइक्रोफैराड है, पूरे सर्किट की 0.5 माइक्रोफैराड है, ऑल वैल्यूज इन द सर्किट आर इन माइक्रोफैराड है, और सी की वैल्यू बतानी है। सी कौन सा वाला है बच्चों, ये वाला, खतरनाक। देखो एक काम करते हैं, पहले इन दो पॉइंट को ले लेते हैं। ये वाले दोनों तो मैं सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा, और 1 के साथ लगे हुए हैं, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा होगा। अब यहां से लेके यहां तक बात करते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इस पूरी ब्रांच में 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड है। ये दो और ये वाला दो ना बच्चों, इन दोनों का हो जाएगा 4,
और 4 और 2 ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ऐसे बना देते हैं ना इसको, यहाँ पर लगा देंगे 4 और 2 तो 4 इंटू टू 8 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 4/3 के बराबर आ रहा होगा ये वाला ना। एक कैपेसिटर बच्चों हमारा ये सी लगा हुआ है, ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है। बस आपको पता है 4/3 और इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 7/3, तो 7/3 इंटू सी डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस का सी, ये बच्चों 1/2 के बराबर आना चाहिए, इक्विवेलेंट 1/2 के बराबर है ना। इसको उधर ले जाओ बच्चों, 14c डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 7/3 प्लस का सी, सी को बच्चों उधर ले जाना, कहाँ सॉल्व करूं इसको, 11c डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7/3, इससे कट जाएगा, सी की वैल्यू बच्चों 7 डिवाइडेड बाई 11 माइक्रोफेराड के बराबर आ जाएगी, 7 डिवाइडेड बाई 11 माइक्रोफेराड। ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी, ए ऑप्शन आ गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। तो ये था बच्चों 10 वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जो मेरे फेवरेट पीवाईक्यूज थे, वो 10 पीवाईक्यूज मैंने आप लोगों को कराए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दूसरों को बताना मत भूलिएगा। जो भी बच्चे जेई मेन को लेकर परेशान हो रहे हैं उनको बता दो कि भैया तेरे को ना जेई मेन के ना ये सर के पीडीएफ डाउनलोड कर, इनमें जो है ना हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, और यहाँ पे तू जेई मेन के पीवाईक्यू कर सकता है। यहाँ पे तू मतलब प्रैक्टिस एकदम तक आप जितनी तुम ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारा अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो, उतनी प्रैक्टिस मतलब मेरे साथ बहुत अच्छे से कर सकते हो आप लोग ना। तो करना स्टार्ट कर दो बच्चों, एक एक टॉपिक निपटाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, फिर एडवांस की तैयारी करेंगे। अभी ये जेई मेन के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।